नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के टाइम जो भारत 500 से भी ज़्यादा रियासतों यानी छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, वो आज के जैसा एक सिंगल पॉलिटिकल मैप कैसे बना? तो आज हम आपसे इसी अमेजिंग सफ़र पर बात करने वाले हैं, इंडियन फेडरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे सवाल आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पूरा डिस्कशन इन 5 स्टेजेस में होगा। एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम संविधान की नींव को समझेंगे, आर्टिकल 1 में छुपे यूनियन ऑफ स्टेट्स के राज को डिकोड करेंगे। फिर हम टाइम ट्रैवल करके इतिहास में जाएंगे और आज़ादी के टाइम की सबसे बड़ी चुनौती यानी रियासतों के एकीकरण को देखेंगे। इसके बाद हम उन कमीशंस की बात करेंगे जिन्होंने भाषा के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार किया। चौथे स्टेज में हम समझेंगे कि नए राज्य बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आखिर है किसके पास। और बिल्कुल आखिर में हम एक क्विक टाइमलाइन रिवाइज करेंगे कि 1947 से आज तक भारत का मैप कैसे कैसे बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, हमारे संवैधानिक आधार से। क्योंकि किसी भी देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान ही पहला कदम होता है। ओके, इस स्लाइड पर जो लिखा है ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 1, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है यूनियन, ना कि फेडरेशन। अब आप सोचेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। फेडरेशन एक अग्रीमेंट से बनता है, जैसे अमेरिका में जहां अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक देश बनाते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब है कि भारत एक पूरी यूनिट है जिसे हमने बस एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेट्स में बांटा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी स्टेट को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी को कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी यूनियन तो अमर है लेकिन स्टेट्स की बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं। और फर्स्ट शेड्यूल में इन सभी स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट दी गई है, जिसमें आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं आज़ादी के ठीक बाद के उस दौर में। देखते हैं उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे विकट चुनौती, देश का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सोच के देखिए, 1947 में आज़ाद हुआ भारत कुछ ऐसा दिखता था। एक तरफ थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जिन पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, और दूसरी तरफ थीं 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतें। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, या तो इंडिया ज्वाइन करो, या पाकिस्तान ज्वाइन करो, या फिर आज़ाद रहो। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बिखरे हुए देश का खतरा बिल्कुल सामने खड़ा था। ऐसे मुश्किल समय में एक हीरो की तरह सामने आए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विजडम और फॉर्म डिटर्मिनेशन से ज्यादातर रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल करने का वो ऐतिहासिक काम किया जिसके बिना आज का भारत संभव नहीं था। और ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। एक आइडिया लीजिए, सिर्फ आज के उड़ीसा में उस वक्त 26 छोटी रियासतें थीं और गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में 14 बड़ी और 119 छोटी रियासतें। इन सबको एक साथ लाना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, लोगों की इच्छा का सम्मान करना, यानी वहां की जनता क्या चाहती है उसे प्रायोरिटी दो। दूसरा, जरूरत पड़ने पर फ्लेक्सिबल रहना, जैसे कुछ स्टेट्स को स्पेशल ऑटोनॉमी ऑफर करना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, देश की अखंडता, नेशनल इंटेग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसी अप्रोच के तहत ज्यादातर स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का डॉक्यूमेंट साइन करके शांति से भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो आसानी से नहीं मानी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ की प्रॉब्लम क्या थी? वहां का नवाब मुस्लिम था लेकिन ज्यादातर प्रजा हिंदू थी। तो सोल्यूशन निकला प्लेबिसाइट, यानी जनता से वोटिंग करवाई गई और लोगों ने इंडिया के साथ जाना चुना। हैदराबाद की प्रॉब्लम अलग थी। वहां के निजाम आज़ाद रहना चाहते थे और उनकी एक प्राइवेट आर्मी थी, रज़ाकार्स, जो लोगों पर अत्याचार कर रही थी। यहां पर सोल्यूशन निकला पुलिस एक्शन, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जाना जाता है। और सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का अनिवार्य अंग बन गया। कश्मीर का केस, एज यू नो, सबसे कॉम्प्लेक्स था। वहां के राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक्ड कबीलियों ने हमला कर दिया। तब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत से मदद मांगी। मणिपुर में पब्लिक प्रेशर के बाद इलेक्शंस हुए और फिर वहां के महाराजा ने भारत के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। और सिक्किम की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये 2 स्टेप्स में हुई।
पहले वो इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बना और फिर 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भारत का 22वां स्टेट बन गया। चलिए, इतना पढ़ने के बाद एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन हो जाए जो अक्सर एसएससी और रेलवेज जैसे एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। सवाल है, हैदराबाद रियासत को इंडियन यूनियन में कैसे इंटीग्रेट किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेबिसाइट, बी पुलिस एक्शन, सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या डी लेजिस्लेशन। और आई एम श्योर आप सबको इसका जवाब पता है। सही जवाब है बी पुलिस एक्शन। याद रखिएगा, इसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। तो देश का एकीकरण तो हो गया, लेकिन एक चैलेंज खत्म हुआ तो दूसरा सामने आ खड़ा हुआ। ये चैलेंज था देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन, और इसकी सबसे बड़ी मांग भाषा के आधार पर हो रही थी। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद हमारे नेता भाषा के आधार पर राज्य बनाने से थोड़ा डर रहे थे। उन्हें लगा कि अभी अभी देश का पार्टीशन हुआ है और भाषा के नाम पर देश और न टूट जाए। इसी सोच के साथ 1948 में धार कमीशन बनाया गया और उसके बाद एक और कमेटी बनी जिसे हम जेवीपी कमेटी कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन दोनों ने ही रेकमेंड किया कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा पर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जनता की आवाज सरकार की सोच से ज्यादा ताकतवर होती है। तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग स्टेट आंध्रा की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। इसी आंदोलन में एक फ्रीडम फाइटर पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे रीजन में हिंसा भड़क उठी और आखिरकार सरकार को जनता की मांग के आगे झुकना पड़ा। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। आंध्रा के बनने के बाद मानो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग का पेंडोरास बॉक्स ही खुल गया। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी मांगें उठने लगी। इसे डील करने के लिए 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिया। उन्होंने माना कि हाँ, लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट बेसिस हो सकती है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूला को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की यूनिटी सबसे ऊपर है। इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आगे चलकर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, जिसने भारत को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। अब हम एग्जाम का एक और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा देखेंगे। आखिर नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की बाउंड्रीज बदलने का संवैधानिक प्रोसेस क्या है? ये पावर किसके पास है? तो ये पावर हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को दी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर। इन दोनों में एक अहम फर्क है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट्स को इंडियन यूनियन में एडमिट करे या एस्टैब्लिश करे। इसका मतलब है ऐसे टेरिटरीज जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं थे उनको शामिल करना, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम। जबकि आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए है, यानी देश के अंदर ही। इसके तहत पार्लियामेंट मौजूदा स्टेट्स में से नए राज्य बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाया घटा सकती है, उसकी बाउंड्री या नाम तक बदल सकती है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की फाइनल सहमति जरूरी नहीं है। यहाँ एक छोटी सी हिस्टोरिकल डिटेल है। आज़ादी के बाद शुरू में संविधान ने स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। पार्ट ए में ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, पार्ट बी में बड़ी रियासतें, पार्ट सी में छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, और पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते थे। लेकिन 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तभी 7th अमेंडमेंट एक्ट से इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सिंपल क्लासिफिकेशन शुरू किया गया, जो आज तक चलता है। अब खासतौर पर मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल। 1947 से राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। इस प्रक्रिया को चलाने वाले प्रमुख कारकों और इसे सुविधाजनक बनाने वाले संवैधानिक तंत्रों पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन में आपको भाषा, संस्कृति, प्रशासन और विकास जैसे फैक्टर्स और उनके साथ साथ आर्टिकल 3 के पावरफुल रोल को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो अब जब हमने संवैधानिक प्रोसेस समझ लिया है, तो चलिए एक फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके 1956 के बाद भारत का मैप कैसे बदलता चला गया। यह है हमारे देश की इवॉल्विंग पॉलिटिकल टाइमलाइन। 1956 के बाद भी रीऑर्गेनाइजेशंस का सिलसिला जारी रहा। 1960 में बॉम्बे स्टेट, जहां आपस में लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, उसको 2 हिस्सों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। फिर 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को 16 स्टेट का दर्जा दिया गया और 1966 में पंजाब को भी रीऑर्गेनाइज किया गया और उससे अलग करके हरियाणा को एक नया स्टेट बनाया। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा।
70s और 80s में फोकस नॉर्थ ईस्ट पर गया। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला। फिर आया साल 2000, जब डेवलपमेंट और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर एक साथ 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और सबसे रीसेंट और बड़ा बदलाव, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2019 में हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया। तो चलिए इस पूरे सेशन के की टेकअवेज को, जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेने हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरा, सरदार पटेल प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के हीरो थे। तीसरा, फजल अली कमीशन ने भाषा को रीऑर्गेनाइजेशंस का आधार माना। चौथा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था साल 1953। पांचवां, पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के तहत राज्यों को पुनर्गठित करने की एब्सोल्यूट पावर है। और आखिरी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने शुरुआत में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाए थे। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। भारत का नक्शा स्थिर नहीं है, ये लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए लगातार बदल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, नए और छोटे राज्यों की मांग एक स्वस्थ और प्रतिक्रियाशील लोकतंत्र का संकेत है, या ये राष्ट्रीय एकता के लिए एक खतरा है? इस पर जरूर सोचिए। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।